आप इतिहास के प्रोफेसर रहे सर, कितनी जगह मिली ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को हमारी किताबों में? अभी इन्होंने जो एनसीईआरटी के चेंज किए हैं पोर्शंस, उसमें बहुत सारे ऐसे पोर्शन लाए हैं जिसमें कोई इतिहास नहीं है, जिसमें कोई ह्यूमैनिटी नहीं है। ब्राह्मणवाद के कारण देश के शूद्र और अति शूद्र, ब्राह्मणवाद जिसमें उनको वो शिक्षा वही ले सकते थे, वही दे सकते थे, और बिना श्रम किए आराम का जीवन जी सकते थे। ये सारी जो उनके पास था, जनेऊ धारण कर सकते थे, और जो अपरिष्कृत काम था वो उनके जिम्मे नहीं था, वो नहीं करते थे, अपना गंदा दूसरे से साफ कराते थे। हमारे घर की बेटियां बहू बाहर जाती हैं, पढ़ने जाती हैं बेटियां, और कोई उन पर कीचड़ या गोबर नहीं फेंकता है। वो इसलिए नहीं फेंकता है कि आज से तकरीबन 150-200 साल पहले एक महिला हुई थी सावित्रीबाई फूले, वो अकेले निकली थी और वो सारे गोबर और कीचड़ अपने शरीर पर ले ली थी। एक बार गांधी को किसी ने महात्मा कह दिया, तो गांधी ने बोला कि असली महात्मा मैं नहीं हूँ। तो अगले ने सवाल किया, तो असली महात्मा है कौन? गांधी ने मुस्कुराते हुए कहा कि असली महात्मा तो ज्योतिबा राव थे। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ये इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपको पता चलेगा। अंत तक पहुंचते हुए आपको कई सारी चीज़ें ऐसी पता चलेंगी ज्योतिबा फूले के बारे में जो आज तक न बताया गया है, न पढ़ाया गया है। हमारे साथ है संपूर्णानंद मल जी, उनके हाथ में एक किताब है गुलामगिरी। गुलामगिरी वो किताब है जिसने ये 18वीं शताब्दी की किताब है, और इसको 19वीं शताब्दी की किताब, अच्छा समझ करिएगा, ज्योतिबा फूले की किताब है। और इस किताब जब प्रकाशित हुई थी ये किताब, तो उस समय क्रांति आ गई थी। ठीक है, तो पहले तो मैं समझना आपका स्वागत है पहले संपूर्णानंद जी। पहले तो ये बताइए सर कि इस किताब में ऐसा क्या लिखा है कि जिसकी वजह से उस समय इतना विरोध हुआ था इस किताब का, और थोड़ा समझेंगे ज्योतिबा फूले को, उनके विचारों को। वेलकम भारत एक नई सोच के एडिटर विजेंद्र का। और आप एक ऐसे शख्सियत का आज नाम ले रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो 19वीं सदी के प्रकाश पुंज और अंधविश्वास पाखंड के विरुद्ध, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध धरातल पर और ज़मीन पर उतर के जो कहा जाता है प्रतिरोध किया। और एक ऐसी शख्सियत, उस समय तो इनको कोई नहीं जान रहा था कि इस हैसियत के व्यक्ति हैं, और आज भी संयोग से नैरेटिव इस तरीके का गढ़ा गया है, और इस देश को जहां ले जाया जा रहा है वहां ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले इनका पूरा नाम है। और इनकी जो सहचरी थी, जो जीवन साथी थी, वो सावित्रीबाई फूले, जिनको आज माता के रूप में स्वीकृति समाज के बहुत सारे लोग संबोधित कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि आज भी 10% भी लोग, पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उसमें तो छोड़ दीजिए, जो पढ़े लिखे हैं, पीएचडी कर लिए हैं, इंजीनियरिंग कर लिया है, मेडिकल कर लिया है, वो भी दोनों को नहीं जानते। आपको समझ में आ रही है बात ना? वो भी इन दोनों शख्सियत के बारे में नहीं जानते। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस महान मुल्क का। और जो मैं इसके पहले की गुलामगिरी के कुछ अंश उद्धृत करूं, मैं ज्योतिबा राव फूले का जो एक संक्षेप में जो इंट्रोडक्शन है इनके बारे में, वह पढ़ना चाहता हूं कि इस किताब में जो इनका जीवन परिचय है और इनकी कृतियां हैं, कुछ पंक्तियों में हैं। यदि मैं वैसे ही बोलूँगा तो हो सकता है कुछ बात छूट जाए, इसलिए जो इनके बारे में लिखी गई चीज़ें हैं वो मैं बोलता हूँ। इतनी तो जानकारी है कि 11 अप्रैल को वह पैदा हुए थे पुणे में, और 1827 में 19वीं सदी का तीसरी दहाई था। और ठीक उसके थोड़ा सा पहले, 2 साल पहले दयानंद सरस्वती पैदा हुए थे, जो एक दूसरी धारा जो चल रही थी उस धारा के थे। दुनिया के जो गिने चुने रिफॉर्मर्स थे वहाँ पैदा हुए थे। और उसके 7 साल पहले दुनिया के क्षितिज पर फ्रांस के एक छोटी सी जगह में मार्क्स पैदा हुआ था 1818 में। तो जो बड़े बड़े शख्सियत का जो प्रादुर्भाव हुआ वो वही 19वीं सदी की तीसरी दहाई थी, जो भारत के महाद्वीप में भी हो रहा था और समान रूप से पश्चिम की दुनिया में
हो रहा था। एक मटेरियलिस्टिक लाइफ पर चलने वाला एक मास था, तो दूसरी तरफ शिक्षा और अंधविश्वास पाखंड को दूर करने वाले, वैज्ञानिक सोच को सच में लागू करने वाले ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले का भारत में प्रादुर्भाव हुआ। और उस समय जब पूरी तरह से अंधविश्वास, पाखंड, सामाजिक कुरीतियां, अशिक्षा, घोर गरीबी घेरी हुई थी हिंदुस्तान को, लेकिन हम इस कनेक्शन को यहीं डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे। 90 में इनका निधन हुआ, ज्योतिबा राव का, और ठीक एक साल बाद जैसे ज्योतिबा राव 1891 में अंबेडकर जैसा एक शख्सियत पैदा हुआ इस भारत की जमीन पर, लगता ही नहीं है कि ज्योतिबा राव से हटकर कोई हो। एक रूप बदल गया हो ज्योतिबा राव का, एक शरीर दूसरी आ गई फिर, और उसकी धारा को सौभाग्य देखिए कि अंबेडकर ने अपना गुरु उनको बनाया था, वो ज्योतिबा राव को अपना गुरु समझते थे। तो मैं और आगे बात करने से पहले संक्षेप में ज्योतिबा राव के ऊपर जो ब्रीफ यहाँ इस किताब में इनके बारे में लिखा है उसको पढ़ देता हूँ। 11 अप्रैल 1827 को ज्योतिबा राव फूले पैदा हुए थे। 19वीं सदी के एक महान भारतीय विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक, क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। सितंबर 1873 में उन्होंने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज नामक संस्था का गठन किया था। महिलाओं व दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करके वे प्रबल समर्थक थे। इनका विवाह 1840 में सावित्रीबाई फूले से हुआ था, जो बाद में स्वयं एक मशहूर समाजसेवी बनी। दलित एवं स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में दोनों पति पत्नी ने मिलकर काम किया। ज्योतिबा राव फूले भारतीय समाज में प्रचलित जाति आधारित विभाजन और भेदभाव के खिलाफ थे। उन्होंने विधवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत काम किए। उन्होंने इसके साथ ही किसानों की हालत सुधारने और उनके कल्याण के लिए भी काफ़ी प्रयास किया। महात्मा ज्योतिबा राव और उनके संगठन के संघर्ष के कारण ही सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया था। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा ने 1851 में एक स्कूल खोला। पुणे में स्कूल खुला था और बाद में विकसित होकर पुणे भारत का सबसे बड़ा एकेडमिक सेंटर बन गया। आज पुणे, दिल्ली और पुणे दो प्रोमिनेंट एजुकेशन के सेंटर हैं हिंदुस्तान के अंदर। वो दून भले हो, लेकिन पुणे उसमें एक नंबर पर है। और ये इसकी शुरुआत 1891 में इन्हीं दंपति ने की थी। यह इस काल के लिए देश का पहला विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली, तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं पढ़ाने का काम किया और अपनी पत्नी सावित्री को इस योग्य बना दिया। उनकी समाज सेवा देखकर 1888 में मुंबई की एक विशाल जनसभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी। ज्योतिबा ने ब्राह्मण पुरोहितों के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ कराया और इसे मुंबई हाई कोर्ट में भी मान्यता दे दी। वे बाल विवाह विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे। अपने जीवन काल में उन्होंने धर्म, समाज और परंपराओं के सत्य को सामने लाने हेतु तृतीय रत्न छत्रपति शिवाजी, राजा भोसले का पखड़ा, ब्राह्मणों का चातुर्य, किसानों का कोड़ा, अछूतों की कैफियत जैसी अनेक पुस्तकें लिखी। ये इनके बारे में मैं एक ब्रीफ जो है आपके बारे में किताब से देखकर थोड़ा सा इनके बारे में बताया हूँ। लेकिन मैं इसके पहले कि आगे बढ़ूँ, एक इस किताब के जो चैप्टर्स हैं जो उन्होंने इस किताब में डील किया है, वो चैप्टर्स मैं बताता हूँ कि ये संहिता है, इसको हर किसी को पढ़ना चाहिए। दुर्भाग्य है इस किताब में जो चैप्टर्स हैं उसमें 16 चैप्टर्स में यह पुस्तक गुलामगिरी विभाजित है। और उसमें से 9 में चैप्टर 9 में जो उन्होंने 3 पंक्तियां ऊपर लिखी हैं, उसको मैं आप विजेंद्र जी पढ़ना चाहता हूं। वो जो है सभी को पढ़ूंगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन उस 9 में देखिए कि भारत की एक्चुअल स्थिति उस समय क्या थी। और भारत गुलाम भी इसलिए ही हुआ था
कि सामाजिक कुरीति, अंधविश्वास, पाखंड, अवैज्ञानिकता और जो बटा हुआ भारत था वह किस तरीके से भारत को आसानी से एक विदेशी ग्रुप आया, थोड़ा सा समूह आया, भारत को किस तरीके से गुलाम बनाया और पूरे भारत में समाज की कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन हो रहा था। यह वही समय था जब राम मोहन राय एक्टिव हो चुके थे। इधर महाराष्ट्र में इनका पांव जमा हुआ था और बंगाल में राजा राम मोहन राय और विश्वेश्वर चंद्र विद्यासागर जो प्रोमिनेंट स्कॉलर थे महिलाओं के, और आप देखिए ना कि वो समझते थे कि भारत जो गुलाम बना है और इतनी भारत की बुराइयां हैं, वो महिलाओं में अशिक्षा और महिलाओं का दमन कि महिलाओं को इंसान समझा ही नहीं जाता था। तो एक 3 प्रोमिनेंट स्कॉलर थे। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले काम कर रहे थे और इनकी पत्नी कर रही थी, और बंगाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे 1850-56 के आसपास, और 1829-30 में राम मोहन राय कर रहे थे। तो ये पूरा भारत जो है किस तरीके से महाराष्ट्र प्रांत एक व्यक्ति और वो भी स्कॉलर, दरअसल में शिक्षा का महत्व पहली बार शिक्षा। अब इस किताब को पढ़ेंगे तो समझ में भी आएगा कि लोग जो समझते हैं ज्योतिबा फूले को एक चीज से जोड़ के देखते हैं कि उन्होंने काम किया छुआछूत के खिलाफ और ब्राह्मणों के खिलाफ काम किया जी। लेकिन जब आप उनको समझेंगे जी। ज्योतिबा फूले को और सावित्री फूले को, तो आप उससे कहीं आगे जाकर के समझेंगे उन्होंने क्या क्या किया। उसमें कुरीतियां थी, सती प्रथा, राजा राम मोहन राय ने इस पर काम किया, ज्योतिबा फूले भी ने काम किया, विधवा प्रथा, विधवा होने के बाद जो है उसके बाद चाइल्ड मैरिज था, उसके बाद जिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता था, जो बच्चे पैदा उनको मार दिया जाता था, उस पे भी इन्होंने काम किया। ये सारी चीजें और से बहुत से काम, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, वो भी होता, वो सारी चीजें आप जब पढ़ेंगे वो समझ में। लेकिन हमने क्या है, एक मैं सवाल करना चाहूंगा, आप इतिहास के प्रोफेसर रहे सर, कितनी जगह मिली ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को हमारी किताबों में? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और बहुत दर्द का विषय है कि हम अपनी किताबों में आज अभी एनसीईआरटी की सिलेबस चेंज हुई है। दर्द होता है कि जिसमें गोधरा कांड और जिसमें अवतारों की गणना की जाती है, जिसमें महाभारत और रामायण के अंश पढ़ाए जाते हैं, जिसमें जो है मनुस्मृति महाभारत के अंश डाला गया है। पूरा सब्जेक्ट अभी चेंज किया है इन्होंने, मैं जो पढ़ाऊं एनसीईआरटी पूरी अब चेंज हुआ है क्लास 7 में पूरी अभी इन्होंने जो एनसीईआरटी के चेंज किए हैं पोर्शंस, उसमें बहुत सारे ऐसे पोर्शन लाए हैं जिसमें कोई इतिहास नहीं है, जिसमें कोई ह्यूमैनिटी नहीं है। हिस्ट्री इसलिए न पढ़िए कि हिस्ट्री अतीत को जानिए। अतीत को जानने का मतलब है कि आप अतीत से कुछ लेसन लीजिए, अपने वर्तमान को सुधारिए, जो आपके अंदर बुराइयां हैं उनको देखिए कि क्या अतीत में हमारी अच्छाई थी, क्या बुराई थी, और भविष्य को संवारिए। भविष्य की योजनाएं अतीत के धरातल पर करिए। ये इतिहास पढ़ने का मतलब है। तो फिलॉसफी चेंज हो चुकी है, अब तो ये है फिलॉसफी कि आप इतिहास पढ़िए और नफरत करिए। हाँ, तो लेकिन आप विजेंद्र जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बहुत बड़ा डिबेट का विषय है कि इतिहास के प्रति किस तरह का नैरेटिव आज गढ़ दिया गया है, हम क्या परोस रहे हैं। हमको याद है कि हम हाई स्कूल से लेके और एमए तक यहीं से विश्वविद्यालय से मैंने पीजी किया प्रथम श्रेणी में, और दुनिया के सबसे मशहूर इतिहास केंद्र दिल्ली विश्वविद्यालय से मैं संयोग से इसी विषय में पीएचडी किया हूँ। मैंने कहीं भी, जब मैं एमए में आया और एमए करने के बाद जब मैं दिल्ली गया हूँ और जब मैं प्रशासनिक सेवा की मुख्य परीक्षा दे रहा था, तब मैंने थोड़ा थोड़ा इन लोगों के बारे में, अपनी बात बता दूँ, इस स्टेज में आज भी मैं बोला हूँ ना कि जो प्रोफेसर हैं, जो सब कुछ हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो केवल सुने हुए हैं कि क्या बला है, और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो ज्ञान दिया जा रहा है कि ये रिजर्वेशन वाले, इनको कहा जाता है कि रिजर्वेशन का फाउंडर थे, रिजर्वेशन की बात करते थे। ये नहीं कहा जाता है कि समाज को पहली लाइट देने वाले, ये बताने वाले हैं कि समाज को शिक्षा किस तरह से। जरा मोबाइल अपना इसको वो करिए तो हम बता दें। हम 4 पंक्तियाँ, इनकी 4 बातें महत्वपूर्ण है जो लोग देख सकते हैं, और मेरे हाथ में किताब है, इससे तो मैं कुछ बात कहूँगा ही। मैं इनकी कुछ पंक्तियाँ आपको बताने की कोशिश करता हूँ।
क्या क्या इतिहास में हम संदेश देना चाहते हैं अपनी पीढ़ी को, अपने समाज को, और क्या वो कहना चाहते थे, किस तरीके के मनुष्य थे, टोटल मनुष्य थे, वो भेद को मिटाना मिटाना चाहते थे। वो शिक्षा की बात करते थे तो इसलिए नहीं कि शिक्षा का अलग विद्यालय होगा और केवल शूद्र बैठ के शिक्षा लेगा ना, उनके विद्यालय में भी शिक्षा देने वाले ब्राह्मण्स थे, उनके दोस्त कॉलीग्स ब्राह्मण्स थे। आर्ट्स में 6 और ब्राह्मण और बने और, और, पहले से। और ये जो आज जो गढ़ा गया है, जो परोसा जा रहा है, वो निश्चित ही सत्ता और शासन हासिल करने के लिए समाज को जातियों में आज जातियों में बांटकर स्पष्ट तौर पर बांटने की कोशिश हुई है। नहीं तो फूले को तो बांट ही नहीं सकते। फूले कंप्लीट व्यक्ति थे, कंप्लीट मैन थे, आदमी थे, आदमी, कोई जाति उनकी फूले की नहीं थी। जरूर ये देखे थे कि छोटी जातियों के ऊपर जो अपात्रताएं लादी गई थी, उससे उनको बहुत पीड़ा थी और उससे समाज को निकालना चाहते थे। और उन्होंने कहा था कि उससे निकलने का एक रास्ता रह गया है, आप लड़ के नहीं दूर कर सकते, शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा हथियार है, यदि हैंडल हाथ में आपके आ गया तो यूं ही वो क्लस्टर, वहीं वो चेन, जो आप जकड़ी हुई चेन है, वो टूट जाएगी। मैं उनकी 2-4 बातों को यहाँ आपको उद्धृत करता हूँ कि आप लोग जिन तक ये आवाज़ जा रही है, मनुष्य बनने का कोशिश करना चाहिए। और हम में से प्रत्येक व्यक्ति को फूले को, ज्योतिबा गोविंदराव फूले को और उनकी जो पत्नी है सावित्रीबाई फूले को जरूर पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। और मैं एक खत आज लिखूंगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, मैं वायरल भी करूंगा कि देश में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, दोनों फूले पर, अंबेडकर के ऊपर, और मॉडर्न जो अभी रिसेंटली मरे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो एपीजे अब्दुल कलाम, इन 4 के ऊपर एक कंसाइज बुक फ्लोट की जाए, हर स्कूल में भारत के बताई जाए कि किस तरह के इंसान इस धरती पर पैदा हो चुके हैं। जिस भारत में नफरत की आवाज़, नफरत की दुर्गंध थी, विषमता था और छोट नीच, ऊंच नीच की भेदभाव थी, सामाजिक कुरीतियाँ थी, उसमें कैसे कैसे प्रोमिनेंट लोग भी इस जमीन पर पैदा हुए और कितना सारा काम किए। और इसलिए इन 4 को करना चाहता हूं। इन 4 का नाम इसलिए कि जिस दलित को कुचलने की, जिस दलित को इग्नोर किया गया अतीत में भी और आज भी लगातार आप इग्नोर कर रहे हैं, लगातार उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाने की कोशिश कर, आप कहते हैं कि ये रिजर्वेशन से क्या मतलब है। अब मैं 4 पंक्तियों को पढ़ दूं, इसके बाद तब डिबेट आगे बढ़ेगी। ज्योतिबा राव के बारे में उन्होंने कहा था कि जब तक भोजन और वैवाहिक संबंधों पर जातीय भेदभाव जारी रहेगा, तब तक भारत में राष्ट्रवाद का विकास संभव नहीं है। खाने में कितनी, आज भी अभी गाँव में चले जाइए, शहरों में चले जाइए, मुसलमान को, दलित को, आज तो मंदिरों में, दूसरी जगह मैं क्या कहूँ, आज भी मैंने देखा कि किस तरीके से कोविद कहीं किसी मंदिर में गए थे, प्रेसिडेंट जो है, मंदिर को धुलाई की गई, उसके बाद भी संविधान है क्या है, उसके बाद भी आप अपने अतीत पर कोई आवाज़ खड़ी होती है तो आप कुछ कहने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात वो कहते हैं, यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। ये जरा इन पंक्तियों को सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए कि ये ऐसी बात करने वाला क्या कोई सामान्य व्यक्ति हो सकता है या कोई महापुरुष हो सकता है। अच्छे काम के लिए गलत साधनों का उपयोग न करें। कितने लोग हैं कितने लोग हैं जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं, मैं तो पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं। छोड़ दें किसी तरह का, कदम कदम पर असत्य, झूठ, अपने लाभ के लिए दूसरे की हिंसा तक पर उतरे हुए हैं। ये उनकी पंक्तियां। तीसरी, ब्राह्मणवाद के कारण देश के शूद्र और अति शूद्र, ब्राह्मण का नाम नहीं ले रहे हैं, ब्राह्मणवाद एक आइडियोलॉजी है जो ऊंच नीच भेदभाव जिसके कोर में था, लेकिन वो किसी जाति की तरफ इंगित नहीं कर रहे हैं। एक सिस्टम है, एक सिस्टम जिसमें ऊंच नीच, जिसका हर्ट जो था ऊंच नीच से बना था। कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद के कारण देश के शूद्र और अति शूद्र आज भी बौद्धिक, सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक दृष्टि से गुलाम है। और इसी गुलामगिरी की मेन थीम को उन्होंने अपनी पुस्तक में विभिन्न अपात्रताओं को लेके लिखा हुआ है। और अंतिम बात वो लिखते हैं कि मानसिक दासता व्यक्ति और समाज को गतिहीन बना देती है। इनके यहाँ 5 कोटेशन हम पढ़े हैं।
इसमें कोई व्यक्ति सुनने वाला ये बता दे कि इसमें जाति की बू कहाँ आ रही है और किस तरीके से ये पांचों कोटेशन किसी जाति विशेष पर लागू होते हैं। मैं इसकी प्रतिक्रिया आप लोगों से चाहूँगा और मैं अभी निवेदन करता हूँ इस महान मुल्क से कि ऐसे महापुरुष जिस धरती पर पैदा हुए, ऐसे जो हमारे पूर्वज हैं, उस देश में हम कहाँ खड़े हैं। अब मैं गुलामगिरी के कुछ चैप्टर्स को बता रहा हूँ कि कितनी पीड़ा थी उनके अंदर, गुलामगिरी में जो उन्होंने लिखा है ज्योतिबा राव के अंदर। कुछ कहना चाह रहे थे, आप बोलें। हाँ, मैं ये कहना चाहता था कि जैसे आपने आखिरी शब्द बोला ब्राह्मणवाद शब्द, जी, लोग बड़ा ही ज्यादा इस चीज को वो लेते हैं, बड़ा ही ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद शब्द में कंफ्यूज है। जी, ब्राह्मणवाद शब्द को ब्राह्मण से ही जोड़ लिया जाता जी, है। जी। तो मैं चाहता हूँ इस चीज को भी आप क्लियर करिए, अदरवाइज लोग इसको अदर सेंस में ले लेते हैं। देखिए, ब्राह्मण जाति है, ठीक ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये पहले वर्ण था, जाति में कन्वर्ट हो गया। और जो बाद था, जो ब्राह्मणिज्म था, वो ब्राह्मणिज्म इनफैक्ट इस जाति का मोहताज नहीं था। ब्राह्मणिज्म पहले से था, जो समाज में उच्च वर्ग की एक आइडियोलॉजी थी, जिसमें उनको वो शिक्षा वही ले सकते थे, वही दे सकते थे, और बिना श्रम किए आराम का जीवन जी सकते थे। ये सारी जो उनके पास था, जनेऊ धारण कर सकते थे, और जो अपरिष्कृत काम था वो उनके जिम्मे नहीं था, वो नहीं करते थे। अपना गंदा दूसरे से साफ कराते थे। तो जो ये मनुष्यता का रास्ता नहीं है कि गंदा आप करें, साफ दूसरा कोई करेगा, ये अच्छा नहीं है। तो इस तरीके का जो एक सिस्टम था, जिस पूरा परिदृश्य था, उसको ब्राह्मणवाद, उसको ब्राह्मणिज्म की व्यवस्था से, शब्द से इन लोगों ने किया। किसी जाति का नहीं था, किसी जाति का नहीं था, बिल्कुल जाति का नहीं था। और इस तरीके से एक क्षत्रिय वर्ग था जो युद्ध करता था और जिसके ऊपर था कि समाज की रक्षा करेगा, लेकिन वो समाज का रक्षा नहीं, समाज के साथ वो समाज का गला काटने वाला बना। किस तरीके से दोहन करने लगा, किस तरीके से अपने ही अगल बगल के छोटों लोगों को दबाने लगा। वैश्य वर्ण का था कि व्यवसाय करेगा और खर्ची सबका चलाएगा, काम इसी के जिम्मे था। और निचला वर्ग जो था, जो शूद्र था, उसको सेवा इनके जिम्मे लगाया गया कि 3 ऊपर के वर्णों की सेवा करेगा। और जिस बात की बात कर रहे हैं ना, वो अनटचेबल था, वो डिप्रेस्ड था, वो कदमों के नीचे कुचल दिया गया था। उसमें डोम थे, भंगी थे, ऐसे लोग थे जो आज भी तो मैं कहता हूं कि इस भारत सरकार में संविधान के मेरी 2 PIL मेरी सर्वोच्च न्यायालय में मैंने लिखा है कि दूसरे की गंदगी दूसरा क्यों उठाता है। कहाँ गया संविधान, कहाँ सोया हुआ है कि गंदा आप फैलाएंगे, गंदा हम फैलाएंगे। और ये सर्टेन है कि वो धोने का काम कोई डोम आएगा, सुन लीजिए, धोम ही करेगा। वो आज भी नाली साफ करने का काम कोई ब्राह्मण, कोई अपर कास्ट, कोई बनिया, कोई ठाकुर, कोई अन्य नहीं कर सकता। जब भी आएगा तो खोज के वही लाया जाएगा। स्वीपर्स जितने भर्ती हुए हैं ये क्या मतलब, ये 20वीं सदी है, 21वीं सदी है। कोई अंबेडकर, कोई ज्योतिबा राव, कोई आज नहीं पैदा हो रहा है क्या कि आंख से कहे कि क्यों तुम अपनी गंदगी अपने साफ करो ना, तुम क्यों नहीं साफ करते हो, अपना गंदा साफ करो तुम। इस पर तो किसी का ध्यान, इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है कि गंदगी तुम करोगे, साफ हम करेंगे। और उससे भी बड़ा क्राइम हो रहा है और अपराध ये समाज कर रहा है भारत का, कि महिलाओं को मैं देख रहा हूं कि इस समय शहरों में महिलाएं जो है झाड़ू लगा रही हैं, सड़क साफ कर रही हैं, गंदगी साफ कर रही हैं। जिस देश में महिलाएं सड़क पर झाड़ू लगाती हों, गंदगी पुरुषों का और व्यक्ति का गंदगी साफ करती हों, उस देश का प्रगति कितना होगा, इससे अंदाज लगा दीजिए। और प्रगति हल्ला हो रहा है। खैर, विषयांतर हो जाएगा। मैं गुलामगिरी के कुछ बातों को, कुछ शब्दों को रखूं ताकि आपको समझ में आए कि कितनी अपात्रताएं, कितनी डिस्पैरिटीज और कितना विभेद ऊपर से नीचे के लोगों में कायम था, और कितना कष्ट हो रहा होगा जो समतावादी विचार के लोग होंगे, जैसे ज्योतिबा राव थे, सावित्रीबाई थीं, बाद में अंबेडकर हुए, और ज्योतिबा राव के समकालीन जो समतावादी विचार का ही मामला था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का और राजा राम मोहन राय का। वो इक्वलिटी से ही निकलता है विचार कि तू महिला को जला रहे हो, फूंक रहे हो, और एक जवान महिला जिसका पति मर गया उसको तुम आग में का हवाले कर रहे हो,
और उसको दूसरा विवाह नहीं करने दे रहे हो, ये ह्यूमैनिटी का एक्सट्रीम पॉइंट है। ये जो है साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमैनिटी का वह जगह है जहाँ कल्चरल एवेकनिंग हो रही थी, जहाँ रेनेसा, मैं तो एक्चुअली कहता हूँ ना कि भारत का रेनेसा 19वीं सदी में ही हुआ था, जब 3 ही 4 प्रोमिनेंट फिगर इस हिंदुस्तान को मरे हुए थे और पूरी कुरीतियों से लड़ रहे थे। बंगाल में 2 प्रोमिनेंट फिगर थे और इधर जो है महाराष्ट्र में ज्योतिबा राव अकेले महाराष्ट्र को ढूंढ रहे थे। जबकि जो क्लासिकल और ट्रेडिशनल लोग थे, जो ब्राह्मणिज्म के फॉलोअर थे, वो भी बराबर उनके प्रचंड प्रतिरोधी थे। उनको किस तरीके से उनकी हत्या करने की कोशिश की गई ज्योतिबा राव की, कितना उनको मुसीबत करना पड़ता होगा, लेकिन धन्य हो ऐसे लोग। मैं ज्योतिबा राव की पुस्तकों के 2-4 कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कुछ हाँ, नहीं। हम ज्योतिबा राव को थोड़ा सा कोट करना चाहते हैं कि एक परिच्छेद जो है उनका नवा है, उसमें वेद मंत्र, जादू का प्रभाव, ऊंछा पढ़कर मारना, ऊंछा माने जादू पढ़कर, ऐसे नहीं किया जाता था ऐसे हाँ करके, ये ऊंचा करके हाँ जादू टोक के मारना, भक्ति का दिखावा करना, जप, वेद, ब्रह्मजाल, नारद शाही, नया ग्रंथ, शूद्रों को पढ़ने पढ़ाने पर पाबंदी, भागवत, मनु संहिता में असमानता का जो परिदृश्य था, ये 9वें परिच्छेद में, वो प्रारंभ में ही ज्योतिबा राव ने लिखा है। जरा इसको देखा जाए कि कितनी कदम कदम पर कितने जगह जगह कितनी अपात्रताएं और कितनी दोष थे, कितना उनको पीड़ा रहा होगा। हमको आपको पीड़ा हो सकती है। जिस चीज को आज से करीब 200 साल पहले करीब ज्योतिबा राव फुले का जी 200 साल हो ही गया, चलिए हाँ होने वाला है जी, हो गया। जो उस समय ज्योतिबा राव और सावित्रीबाई फुले ने सोचा था, वो आज तक नहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। इसका वजह क्या है? मतलब आज भी हम देखेंगे तो वर्ण व्यवस्था वैसी ही चली आ रही है। आपने भी एग्जाम्पल दिया कि गटर में उतरेगा तो वो वही उतरेगा, जाति का जी वही उतरेगा जी, और अगर मंदिर में कोई बैठेगा तो वो ब्राह्मण इसके लिए इसके लिए क्यों नहीं बदल इसके लिए आज भी जो उन्होंने रोटी और बेटी का बात बोला, जी आपने जी बताया है ना, जी जी जी, कि जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक जाति व्यवस्था खत्म होने वाली नहीं है जी। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि इस तरीके से चीजें नहीं हो पाती हैं। देखिए उसकी मेन वजह 200 साल बीतने के बाद भी हम वही के वही बने हुए हैं। जी, हाँ। उसकी मेन वजह उन्होंने ही, उन दोनों ने बता दिया है, शिक्षा। शिक्षा दर तो बहुत नहीं, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लिटरेसी एक अलग है, एजुकेशन एक अलग है, 2 शब्द है, ठीक है ना। अपनी पत्नी से ही वो पढ़वाने लगे थे, पत्नी ही उनकी पढ़ा रही थी। और सावित्रीबाई ने केवल शिक्षा, अब छोटी जाति, एक जाति विशेष की महिलाओं को शिक्षित करने की बात नहीं की, उन्होंने वुमेन्स एजुकेशन की बात की। तो एक तो जो नफरती लोग हैं आज, जो कटघरे में खड़ा करते हैं उन दोनों प्रोमिनेंट, जिनको मैं अवतार कहने की कोशिश करता हूं, जो किसी महापुरुष के अवतार से कम नहीं थे, उन पर इस तरह का इल्जाम न लगाएं। वो समतावादी, 2 आंख उनके बराबर देखने वाले थे। और आज जिस शिक्षा की बात कर रहे हैं कि शिक्षा बढ़ा है, बहुत अवश्य बढ़ा है, लेकिन जब तक आप शिक्षा को, अब शिक्षा में क्या करना है आपको, आज जो शिक्षा आप पढ़ा रहे हैं, शिक्षा सब दे रहे हैं, ज्योतिबा राव, सावित्रीबाई फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और जो है राजा राम मोहन राय, और जो है आप इधर देखिए, इधर अंबेडकर, भगत सिंह को देखिए, जो अंधविश्वास और पाखंड को सीधे सीधे पैरों के नीचे कुचल देते थे, उनका कोई विश्वास नहीं। उन्होंने कहा, उन्होंने लिखा ही था, वाई आई एम एन एथिस्टिक, उन्होंने लिखा था, एथेइस्ट, उन्होंने लिखा ही था, अपनी किताब ही लिखा था। तो इन लोगों को किन किताबों में स्थान दिए हैं? दूसरी बात कि ये भगत सिंह की ये सारी, भगत सिंह का समाजवाद भी हमें कभी नहीं पढ़ाया गया, कभी नहीं पढ़ाया गया भगत सिंह का समाजवाद, नाम भी नहीं लेते हैं। हाँ। इसके लिए मैं आपको अभी जो कहे हैं कि क्या बात है कि भाई, इसके लिए एक स्वर से इस देश के पॉलिटिशियंस, विधायिका, कार्यपालिका के सदस्य जिम्मेदार हैं। हमें आप भारत की बागडोर एक दिन दीजिए, तो सबसे पहला मैं जो आदेश निर्गत करूंगा वह यही करूंगा कि महिलाओं को स्नातक तक की शिक्षा अनिवार्य करिए, और अनिवार्य ही नहीं करिए, यदि आप स्टेट नहीं कर पाया तो इसको अपराध स्टेट के साथ घोषित करिए कि यदि आप नहीं दिए हैं तो अपराध घोषित।
एक समस्या नहीं रह जाएगी, अंधविश्वास मिट जाएगा अपने आप। और स्त्रियों पर आज भी जो विभेद देखा जा रहा है, जो अछूत देखा जा रहा है, जो जितनी बुराई आज है वो मिट जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि स्नातक तक की शिक्षा स्त्रियों की, सबकी आप कंपल्सरी करिए कि स्त्रियों को यदि कहीं कोई बेस्नातक स्त्री है तो कलेक्टर के ऊपर सजा तय करिए और वहाँ का जो जनप्रतिनिधि है इसको पनिश करिए, इसको बाकायदा जेल में डालिए। इतने बड़े बड़े वेतन, इतनी सारी सुविधाएं, ये रिप्रेजेंटेटिव्स जो है 4-4 लाख रुपया एनुअल इनको 48 लाख 50 लाख वेतन और कॉन्टेंजेंसी मिल जाता है। कलेक्टर को अपराध वेतन मिलता है। और होगा क्या, फिर तो लिटरेसी ही बढ़ेगी ना। नहीं, लिटरेसी नहीं, माना ना, मैं कह रहा हूं कि अब लिटरेसी हमको नहीं बढ़ाना है। लिटरेसी का कोई मतलब नहीं है। आज के युग में लिटरेसी हो के आप ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, लिखेंगे। आपकी बात कर रहा हूँ, आपने यही बोला था, जैसे मैंने वो सवाल किया था कि जिस तरह से आज भी वो जी 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 200 साल पहले तो वही चीजें आज भी हैं। लिटरेसी का ये काउंट करते हैं कि हमारे पास 73% हम लिटरेसी हो गए, लेकिन एजुकेशन लिटरेसी में दोनों में फर्क है। पहले मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले मैं ये करूंगा कि स्नातक तक महिलाओं की शिक्षा पूरी तरीके से, केवल अनिवार्य नहीं, ये अपराध घोषित करेंगे यदि एक स्नातक महिला बच गई। 21 साल या 25 साल जो भी अपर लिमिट कर दें, उसकी डेट 25 कर दीजिए कि 25 के अंदर यदि एक स्नातक महिला, एक कोई महिला बिना स्नातक के बच गई तो अभियोग आपके ऊपर क्राइम का, जब स्टेट को आप सुनिश्चित कर दीजिएगा, बना दीजिएगा रूल, तब होगा। दूसरी कि देश के सभी विद्यालय चिकित्सालय को आप विद्यालय चिकित्सालय को एक समान विद्यालय, एक ही विद्यालय में कलेक्टर का और भंगी का लड़का पढ़ेगा, एक ही चिकित्सालय में कलेक्टर के, भंगी के और माननीय के बीमार पड़ने पर इलाज होगा। तब इस हिंदुस्तान जो है, तब ये हिंदुस्तान जो है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना, राइट टू इक्वलिटी 14 से 18, तब वो असली रूप ले पाएगी। वो तो संहिता रखी हुई है, अमीरों के लिए अलग विद्यालय, गरीबों के लिए अलग विद्यालय, सड़ा गला अनाज खाने के लिए बना हुआ है। तो जो आप कह रहे हैं कि कितना परिवर्तन है, दूसरे प्रोमिनेंट फिगर्स जो फाउंडर हैं और जो रिनाउंड स्कॉलर्स हैं, इनको जो है अपने कोर्सेज में थ्रू आउट 5th क्लास के बाद, अर्ली स्टेज में नहीं, 5th से इंटरमीडिएट तक प्रत्येक साल एक पेपर, जो व्यक्तित्व है भारत की, जो समानता जिसके हृदय में बसा हुआ है, ऐसे लोगों की किताबों को कंपल्सरी पेपर के रूप में पढ़ाया जाए। यार सब लोग पीएचडी कर रहे हैं, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, प्रोफेसर बन के बैठे हैं। ज्योतिबा राव और सावित्री बाई, अंबेडकर, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद को तो थोड़ा बहुत लोग सुन भी लिए हैं, लेकिन वो केवल सुने सुनाए हैं। विवेकानंद को अच्छी तरह जब सुन लेंगे या पढ़ लेंगे तो कोई मंदिर सलामत नहीं बचेगा, एक भी प्रतिमा मंदिर में दिखाई नहीं देनी चाहिए। यदि विवेकानंद को हम फॉलो कर लें तो एक नहीं दिखाई देनी चाहिए। लास्ट के स्टेज तक जाते जाते, अर्ली स्टेज में तो तलाश कर रहे थे, लास्ट के स्टेज तक अंधविश्वास, पाखंड जिसको खारिज करना चाहते थे, बर्तनों में कह रहे थे कि हमारा भगवान हमारे बर्तनों में बसता है, जहाँ छुआछूत हम देखते हैं, हमको मत छुइए, आपको मत छुए। और वो कहते थे कि यदि एक स्नातक कोई है और स्नातक होने के बाद उसके नज़र के सामने कोई अशिक्षित महिला और बेरोजगार है तो मैं उसको स्नातक और पढ़ा लिखा नहीं मान। ठीक वही काम विवेकानंद कर रहे थे, और विवेकानंद इनके बाद पैदा हुए थे। विवेकानंद पैदा हुए थे अंबेडकर के पैदा होने के 10 साल बाद। तो ये जो प्रोमिनेंट फिगर भारत के अंदर पैदा हो रही थी, जिनकी तो पहले की इनकी जाति में नहीं बांधना चाहिए, और ये जाति में इसलिए इन लोगों ने इस्तेमाल के लिए, पॉलिटिशियंस ने इनको बाइंडिंग्स की है, बांधी हुई है। अब हम मिसाल के तौर पर आपको दे देते हैं कि 14 अप्रैल को अंबेडकर की जयंती होती है। इस देश के प्राइम मिनिस्टर, आपको पता है कि पत्थर में प्राण डालने के लिए और रामनवमी में त्यौहार के लिए इस स्टेट के जो मुख्यमंत्री है वो 3 दिन की छुट्टी लेके समारोहों के साथ किस तरह जलसे में शामिल होते हैं। लेकिन हमें कोई एक व्यक्ति बता दे इस हिंदुस्तान का, जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से इस देश के अपराधी, लफंगे, लफाड़ी और चोर, बदमाश, छटे हुए लोग जो है विधानसभाओं में, पार्लियामेंट में
लेजिस्लेटिव के मेंबर हैं और एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, जिनके ऊपर केसेज हैं, वो भी हैं। ये केवल कॉन्स्टिट्यूशन आज हमारे पास हथियार है तो है। सोचिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन न होता तो क्या होता। और जिसने वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो इस असेंबली डिबेट्स है रखा 11,000 पन्नों का, जो ये भी आवाज़ उठती है कि अम्बेडकर नहीं सभी लोगों ने, बिल्कुल सभी लोगों ने 297 ने मिलकर बनाया। केवल सवाल पूछते थे, सब जवाब सारे प्रश्नों का अकेले अम्बेडकर देते थे। तो उस शख्सियत को आप कहाँ खड़ा किए हैं? आपके पास तो बर्थडे उनका जन्मोत्सव मनाने का आपके पास टाइम नहीं है, और सारे अंधविश्वास पाखंड के जन्मोत्सव आप मनाने पर सरकारी खजाना लुटा के करते हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि शिक्षा आज वो ये जो कह रहे हैं कि आज इसका कारण क्या है कि और 200 साल पहले वो बता के गए हैं, और वो आज भी हम उसी तरीके से अंधविश्वास पाखंड और कितनी ऊंच नीच और डिस्पेरिटीज और अनइक्वलिटी में हम दिखाई दे रहे हैं। तो इसका कारण केवल और केवल इस देश के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के मेंबर्स हैं। और हमें अपने इंस्टीट्यूशन में एक काम केवल करना, 3 काम करिए कि सभी विद्यालय में गरीब अमीर सबके बच्चे कंपलसरली करिए, शिक्षा और चिकित्सा को फ्री करिए। दूसरा, स्नातक तक की शिक्षा यद्यप सबको कंपलसरी करिए, कानून में राइट लगे, संवैधानिक अधिकार कर दीजिए, मौलिक अधिकार में शामिल करिए। लेकिन महिलाओं को तो करिए कि एक भी महिला 25 साल की एज के पहले तक, 25 का पूरा करने तक यदि स्नातक से बच जाती है, तो जिस क्षेत्र में है, जिस जगह पर है, उस जिले का कलेक्टर, उस जगह का जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हो, क्राइम का जिम्मेदार हो, तब जाके इस देश का भला होगा। नहीं तो ये तो ठीक बांटना ही। ये चाहते हैं कि शिक्षित ना होने पाए लोग अच्छी तरीके से, ये चाहते हैं कि लोग बंटे रहें जातियों में, ये चाहते हैं कि किस तरीके से रिलीजन में हम, देखिए रिलीजन में बांटा देश को। यही रिलीजन था जिसके वजह से यह देश गुलाम हुआ था। यही सामाजिक बुराई थी जिसके वजह से आसानी से अंग्रेज़ों ने देश को कब्जे में ले लिया। और उन्हीं सब चीज़ों को समझकर हमारे यहाँ एक से एक रिफार्मर हुए, सोशल रिफार्मर। हमारे यहाँ रेनेसा, 19वीं सदी का रेनेसा, हमारे देश के अंदर 8-10 ऐसे प्रोमिनेंट फिगर थे जो जंग लड़ रहे थे इन सामाजिक बुराइयों से, और लोगों को बता रहे थे, और समान समय में अंग्रेज़ों से भी जंग लड़ रहे थे। तो ये जो आज का ये अवसर है आपके डिबेट का, मैं समझता हूँ कि इस पर जितनी भी डिबेट हो कम हो विजेंद्र जी। और ज्योतिबा राव और सावित्री बाई को तो सच में, सावित्री बाई तो हर उस महिला की माँ है जो पढ़ने लिखने में यकीन करती है। विद्या यदि किसी महिला को दिया है, हथियार यदि महिला का है, तो अकेले सावित्री बाई हैं। और हर घर में हर महिला के सामने सवेरे उठकर सावित्री बाई की तस्वीर होनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। सोचिए, हम और आप, हमारे घर की बेटियां, बहू बाहर जाती हैं, पढ़ने जाती हैं बेटियां, और कोई उन पर कीचड़ या गोबर नहीं फेंकता है। वो इसलिए नहीं फेंकता है कि आज से तकरीबन 150-200 साल पहले एक महिला हुई थी सावित्री बाई फूले। वो अकेले निकली थी और वो सारे गोबर और कीचड़ अपने शरीर पर ले ली थी। उसने ये कदम उठाया तो आज हमारी बेटियां स्कूल जा रही हैं, पढ़ रही हैं। ऐसी महिलाओं को सम्मान देना, उन्हें याद करना और उनके बारे में जानना, ये हमारा कर्तव्य ही नहीं, ये हमारा धर्म भी है। इनको जानना और समझना चाहिए। इसी को जानने और समझने हम पहुँचे थे संपूर्णामल जी के साथ में। उनसे बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा। और आपको क्या लगा ये ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल उनकी बातें सुन करके मुझे तो फ़िलहाल मेरे रोंगटे खड़े हुए थे। मैं पहुंच गया था आज से 200 साल पहले, उन चीज़ों को याद कर रहा था कि उस वक्त क्या आलम रहा होगा जब सावित्री फूले और ज्योतिबा फूले एक बहुत ही मतलब समाज के सबसे निचले स्तर से आने वाले, सबसे छोटी जाति के लोगों में से एक, और समाज के सबसे बड़े लोगों से लड़ रहे थे सीधा। ऐसे लोग जिनके पास कुछ नहीं था, जुबान भी जिनकी काट ली जाती थी। कि उस समय उनसे बोला गया कि लड़ना है तो अंग्रेजों से लड़ो, तो ये कहा ये तो 100 साल की गुलामी है, हम तो 3000 साल से चलने वाली गुलामी से लड़ रहे हैं। तो ऐसी लड़ाई वो लड़ रहे थे। वो भी समाज के ऐसे स्तर से आते थे जिनको पढ़ने का हक नहीं था, जिनको कहीं सामाजिक फंक्शन में जाने का अधिकार नहीं था, पूजा पाठ धर्म कुछ भी सार्वजनिक स्थल पर वो बड़ी जातियों के साथ खड़े ही नहीं हो सकते। उस समय का ही दौर था, पर मंदिर पर, कहीं सार्वजनिक स्थल पर खलिया दौर था पेशवाओं के राज में, जब पीछे झाड़ू, अछूतों को पीछे झाड़ू बांधना था और आगे मटका लटकाना था कि उसमें थूके और थूक नीचे ना गिरे।
झाड़ू इसलिए लगाना था कि चलते रहें तो उनके पाँव के निशान मिटते रहें, ताकि उनके पाँव के निशान पर कोई ब्राह्मण ना चला जाए जी, पैर न जिसकी रख दें। हाँ काले धागे बांधे गले मर कि उन्हें दूर से देख के पहचान लिया जाए कि ये अछूत है। ये वही दौर था जब ज्योतिबा फूले का जन्म हुआ था, और उस ऐसे दौर में जब ये जातिवाद और ये चरम पर, हाँ ये चरम सामाजिक बुराइयां कुरीतियां चरम पे था, उस समय ज्योतिबा फूले ने ये कदम उठाया और अपने खुद उन्होंने ऐसे वर्ग चाहते थे जहां शिक्षा का अधिकार भी नहीं था, लेकिन उन्होंने खुद पढ़ाई किया, इतना खुद पढ़ाई किया, अपनी वाइफ अपनी स्कूल खोला, अपनी पहला स्कूल स्त्रियों के लिए मॉडर्न एजुकेशन का अपनी पुणे पत्नी को में, पढ़ाया, उसके और भी बाद वहीं स्कूल अध्यापक खोला। बनाया। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है। फिल्म आ रही है फूले, और मुझे लगता है हम सभी को, पूरे भारतवासी को जाकर के देखना ही चाहिए रिलीज हो उस रही है। मॉडर्न इंसान को जो आज से 200 साल पहले पैदा हो गया था। आज से भी ज्यादा मॉडर्न, आज से भी मॉडर्न उसके ख्यालात थे। और मैं आपको एक उनको देखना समझना चाहिए। आपको मैं बता दूं, ये किताब आप पढ़ेंगे, गुलामगिरी किधर गई सर, इन्होंने बोला है कि जब तक रोटी और बेटी का संबंध नहीं होगा तब तक समाज सुधर नहीं हो सकता है। इसलिए इन्होंने सबसे पहले अपने बेटे का इंटरकास्ट मैरिज कराया था। ज्योतिबा फूले ही वो शख्स हैं जिन्होंने अपने बेटे का इस भारत में सबसे पहले इंटरकास्ट मैरिज कराया था। आज से सोचिए कितने, करीब 150 साल पहले की बात है। तो ऐसे मॉडर्न इंसान की कहानी तो हमें देखना बनता है। तो हम तो जाएंगे और उम्मीद करते हैं आप भी जाइए और ज़रूर देखिए। धन्यवाद।